चलो थोड़ा सा प्रॉब्लम था, इसी वजह से मुझे एंड करना पड़ा और फिर से स्टार्ट कर रहा हूं। तो अब बिल्कुल सब सही है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी स्टार्ट करने जा रहे हैं। आ जाने दो उन लोग को भी। तो मैं तुम लोग को बताया था कि जैसे एक एटम दूसरे एटम से कंबाइन होते हैं, कंबाइन होने के बाद वो बॉन्ड बनाते हैं। तो एक्चुअली ये बॉन्ड बनते कैसे हैं? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी यही कह रही है, एक्चुअली ये बॉन्ड बनते कैसे हैं, क्या होता है। क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं कि अब ये एटम्स में हम लोग पढ़े हैं कि डिफरेंट ऑर्बिटल्स होते हैं, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल। एस में ये हम लोग को पता है केवल एक ऑर्बिटल बनता है, पी में हमें पता है कि 3 ऑर्बिटल बनते हैं, और डी में हमें पता है 5 ऑर्बिटल बनते हैं। तो एक्चुअली ये बॉन्ड कैसे बनते हैं, यही वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बताता है। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने कहा कि ये बॉन्ड बनने से, ये बॉन्ड तब बनेंगे जब कोई ऑर्बिटल्स जो होंगे वो ओवरलैप करेंगे। अगर ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं तभी ये बॉन्ड बनते हैं, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल से। अगर हमारे ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे, ऑर्बिटल मतलब जैसे तुम ले लिए कोई एस का ऑर्बिटल, यहां से ले लिए कोई पी का ऑर्बिटल, तो ये एस का ऑर्बिटल पी के ऑर्बिटल से ओवरलैप करेगा, ऐसे इस तरह से किसी भी तरह से ओवरलैप करे तो ओवरलैपिंग से ही बनते हैं बॉन्ड। तो अगर ओवरलैपिंग नहीं होगी तो बॉन्ड नहीं बनेगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज बताई वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की, कैसे कोई ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर सकते हैं, कब ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे, कब नहीं ओवरलैप करेंगे, और किस तरह से ओवरलैप करने पे किस तरह के बॉन्ड बनेंगे। जो हम लोग पढ़ते हैं ना कि बॉन्ड होते हैं सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, तो कब कैसे किस तरह के बॉन्ड आते हैं, ये सारी चीजें हम लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की, और उसके बाद फिर समझते हैं कि ये ओवरलैपिंग क्या है, कैसे बॉन्ड बनते हैं, कैसे ये सारी चीजें हमारे कंपाउंड्स बनते हैं, ये सारी चीजें हम लोग समझेंगे फिर। ठीक है। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया कि अगर आपको कोवैलेंट बॉन्ड बनाना है, कौन सा बॉन्ड बनाना है, कोवैलेंट बॉन्ड, तो कोवैलेंट बॉन्ड बनाने के लिए ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होना बहुत जरूरी है। आयनिक बॉन्ड में तो ट्रांसफर हो जाता है इलेक्ट्रॉन, बट जहां पर शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की, जहां पर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है वहीं पे होता है ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग, वहीं पे क्या होता है, ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग। तो इन्होंने कहा कि कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड, कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। इन्होंने कहा कि ऑर्बिटल जब ओवरलैप करेंगे, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे, तभी कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। मतलब इन्होंने बताया कि एटम्स को, एटम कम क्लोजर टू ईच अदर, जब एटम एक दूसरे के पास आते हैं तभी कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, नहीं तो नहीं बनता। पहली इंपॉर्टेंट बात बताई कि एटम पास आएंगे, पास आएंगे तो उनके ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे, जब उनके ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे तभी तुम्हारा बनेगा कोवैलेंट बॉन्ड, नहीं तो नहीं बनेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात इन्होंने क्या बताया, इन्होंने कहा कि ओनली, ओनली हाफ फिल्ड, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स, only half filled orbitals will overlap, केवल हाफ फील्ड ऑर्बिटल ही ओवरलैप करेंगे। कहने का मतलब जैसे तुम लोग बनाते थे कि ये पी ऑर्बिटल, पी के 3 ऑर्बिटल्स हैं, पी एक्स, पी वाई
पीजेड, ये 3 ऑर्बिटल बनाते थे। ठीक है, फिर तुम लोग कहते थे कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन। तो अभी अगर मैं किसी एक ऑर्बिटल को देखूं, ये px वाला, तो ये क्या फुलफिल्ड है? ये क्या फुलफिल्ड है? नहीं, ये हाफ फिल्ड है। ये फुलफिल्ड कब होगा? जब ये ऐसे पेयरिंग हो जाएगी इसमें, तब। तीनों ने कहा कि अगर कोई ऑर्बिटल में पेयरिंग हो गई है तो वो ओवरलैपिंग नहीं करते, वो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्ट नहीं लेते। कौन से ऑर्बिटल बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्ट लेंगे? जो ऑर्बिटल हाफ फिल्ड होंगे, मतलब जिसमें केवल एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन नहीं, पेयरिंग ना हो। अगर पेयरिंग हो गई तो बॉन्ड फॉर्मेशन वो पार्ट नहीं लेंगे, ओवरलैपिंग नहीं करेंगे। ऐसे ऑर्बिटल ओवरलैपिंग करेंगे px py pz, मैं तीनों के अलग अलग की बात कर रहा हूं। मान लो s है केवल, तो s में केवल एक डिब्बा बनाते हो तुम लोग s ऑर्बिटल के लिए। तो s ऑर्बिटल में अगर तुम दोनों इलेक्ट्रॉन भर दिए, तब ये पेयरिंग, तब ये तुम्हारी ओवरलैपिंग नहीं करेंगे, बॉन्ड नहीं बनाएंगे। हाँ, बट अगर एक खाली है तो अब ये कैसा हुआ? हाफ फिल्ड हुआ। अब ये s ऑर्बिटल ओवरलैपिंग करेगा और बॉन्ड फॉर्मेशन लेगा, बॉन्ड फॉर्म करेगा। अब बात है सर क्यों फुलफिल्ड वाले नहीं करते? तो तुम लोग देखो, पहले जैसे तुम लोग जानते थे कि एक शेल में 8 इलेक्ट्रॉन भरते हैं। तो हम लोग पढ़े थे जैसे सोडियम है, ध्यान सुनना, जैसे सोडियम है, सोडियम की कैसे फिलिंग करते हो? 2,8,1 11 होता है सोडियम में, तो 2,8,1। अब ये बताओ, अगर ये 1 सोडियम के पास ना होता तो सोडियम को इलेक्ट्रॉन देने की जरूरत होती? कोई जरूरत नहीं थी। उसका अपना शेल तो फील्ड है, तो उसको ना इलेक्ट्रॉन लेना है ना इलेक्ट्रॉन देना है। बट सोडियम के पास एक एक्स्ट्रा है, उसको लग रहा है कि इसमें या तो मुझे 7 इलेक्ट्रॉन मिल जाए या तो मैं एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दूं, तो इसीलिए सोडियम देता है और बॉन्ड बनाता है। अब हम लोग इसको थोड़ा और छोटे लेवल पे बात करेंगे, ऑर्बिटल्स में। ऑर्बिटल्स में एक ऑर्बिटल को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब 2 इलेक्ट्रॉन में एक इलेक्ट्रॉन है उसके पास, तो उसको कितना चाहिए? एक और चाहिए। तो इसीलिए वो करता है ओवरलैपिंग की मुझे एक और मिल जाए, इसीलिए करता है शेयरिंग की मुझे एक और मिल जाए। बट अगर सोचो इसके पास दोनों है, तो क्या ये ओवरलैपिंग करेगा? बोलो, क्या ये ओवरलैपिंग करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अब तो ये फुलफिल्ड है, इसको जरूरत ही नहीं है ओवरलैपिंग की, इसको जरूरत ही नहीं है शेयरिंग की। बट अगर इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है तब ये ओवरलैपिंग करेगा, तब शेयरिंग करेगा। तो इसीलिए इन्होंने कहा कि जो हाफ फील्ड होंगे, जो हाफ फील्ड ऑर्बिटल होंगे वही ओवरलैप करेंगे, फुलफिल्ड वाले ओवरलैप नहीं करेंगे। बोलो क्लियर? कोई दिक्कत? कमेंट कर दो। चीजें समझ में आ रही हैं? चलो तीसरी इंपॉर्टेंट बात, चलो तीसरी इंपॉर्टेंट बात, इन्होंने कहा कि जो ये ओवरलैपिंग होगी, जैसे ये 2 हाथ की ओवरलैपिंग करना है, थोड़ा सा मार्कर रख देते हैं फिर बात करते हैं। मान लो ये 2 हाथ है, इसकी ओवरलैपिंग करनी है, तो एक तो ओवरलैपिंग ऐसे हो सकती है, पूरा एक हाथ दूसरे हाथ के ऊपर, मतलब ऐसे देख लो तुम लोग पूरा। एक तो ऐसे हो सकता है थोड़ा सा। तो इन्होंने कहा कि ये ओवरलैपिंग का एक्सटेंट कितना हो। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में बताया गया कि ये जो ओवरलैपिंग का एक्सटेंट है वो 50% से कम होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 50% से कम। इन्होंने कहा द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग should be less than 50%। 50% से ओवरलैपिंग कम होनी चाहिए। 50% मतलब ये पूरे हाथ का आधा हिस्सा ओवरलैप करे, इससे कम ही करे, इससे ज्यादा ना करे। अब बात आई क्यों सर? इससे ज्यादा क्यों? पूरी तरह से ओवरलैप करेंगे तो पकड़ ज्यादा मजबूत होगी। तो तुम लोग जानते हो यहां पर जो ये ओवरलैपिंग हो रही है ऑर्बिटल्स की। और ऑर्बिटल किसके होते हैं? एटम्स के। और हम लोग पढ़े हैं एटम्स में होते हैं न्यूक्लियस।
हर एक एटम में न्यूक्लियस होते हैं। अब सोचो ये एटम अगर ज्यादा पास चले जाएंगे तो इसका भी न्यूक्लियस पॉजिटिव और इसका भी न्यूक्लियस पॉजिटिव। अब दो पॉजिटिव चार्ज हम लोग को पता है वो रिपेल करते हैं आपस में, तो अगर ये बहुत ज्यादा पास जाएंगे तो रिपल्शन चालू हो जाएगा और वहां पर अनस्टेबिलिटी आएगी, एटम्स के बीच में अनस्टेबिलिटी आएगी, एटम एक दूसरे को रिपेल करने लगेंगे। बट हम तो ये चाहते नहीं यार, एटम को बॉन्ड बनाना है, उनको तो एक दूसरे से मजबूती से जुड़े रहना है, अनस्टेबिलिटी नहीं आनी चाहिए। इसीलिए ओवरलैपिंग 50% से कम होनी चाहिए, क्योंकि अगर 50% से ज्यादा ओवरलैपिंग होगी तो न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के बीच में रिपल्शन स्टार्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत? चले आगे। चल नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की। और इंपॉर्टेंट बात क्या बताया इन्होंने कहा कि ये जो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग है कि ओवरलैपिंग कितना होगा। अब भाई 50 से कम है, बट कितना है? 10%, 20%, 30%। जो ये एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग है इसी पे डिपेंड करेगा तुम्हारे बॉन्ड का स्ट्रेंथ। जितना ज्यादा एक्सटेंट होगा ओवरलैपिंग का, मतलब 50% से कम रहे बट इसमें 10%, 20%, 30%, 40%, जितना ज्यादा परसेंट होगा, 50 से ज्यादा ना जाए, जितना ज्यादा 50 तक में जितना ज्यादा एक्सटेंट होगा बेटा उतना मजबूत बॉन्ड होगा, उतना ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी, उतना ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी। अब तुम लोग जानते हो यार, जितना मजबूत बॉन्ड उतनी ही ज्यादा एनर्जी लगेगी उसको तोड़ने में। बॉन्ड की मजबूती ज्यादा तो एनर्जी ज्यादा लगेगी उसको तोड़ने में, और बॉन्ड को तोड़ने में जो एनर्जी लगती है उसी को कहते हैं बॉन्ड एनर्जी, या फिर पूरा नाम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो ये बताओ, अगर बॉन्ड मजबूत तो बॉन्ड एनर्जी ज्यादा, बॉन्ड कमजोर तो बॉन्ड एनर्जी कम। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि जो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग है बेटा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड एनर्जी के। एक बात याद रखना बेटा, अगर बॉन्ड एनर्जी ज्यादा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा, ये भी याद रखना। अगर बॉन्ड एनर्जी ज्यादा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा। बट एक चीज और है कि अगर बॉन्ड एनर्जी ज्यादा तो इसका मतलब बॉन्ड लेंथ बॉन्ड लेंथ कम होगा। मींस बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी। कैसे कहोगे सर, ये कैसे? देखो, हमें पता है कि बॉन्ड एनर्जी कब ज्यादा होगी? जब एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा होगा। अब बताना मुझे, ध्यान से कमेंट करना तुम लोग, कि अगर मान लो मैं दो एटम को ज्यादा पास पास कर दूं तो बताओ बॉन्ड का लेंथ कम होगा कि ज्यादा होगा? एक एटम है जिनका एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग कम है, थोड़े से बिल्कुल ओवरलैप कर रहे हैं। एक दूसरा एटम है, पहले वाले में एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग कम है, दूसरे वाले में एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा है। तो बताओ इनके बीच का जो लेंथ है, बॉन्ड का लेंथ समझ रहे हो, दोनों के बीच की दूरी, तो इनके बीच का जो बॉन्ड लेंथ है, पहले वाले में जिसमें एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग कम है, दूसरे वाले में जिसमें एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा है, किसमें बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा ये बताओ? जिसमें ओवरलैपिंग कम है कि जिसमें ओवरलैपिंग ज्यादा है? जिसमें कम है वो 1 नंबर है, जिसमें ज्यादा है वो 2 नंबर है। तुम लोग 1 और 2 करके कमेंट कर सकते हो किसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा, 1 का या 2 का? बॉन्ड लेंथ किसका ज्यादा होगा, 1 का या 2 का? बॉन्ड लेंथ ज्यादा किसका होगा बेटा, 1 का या फिर 2 का? 1 में ओवरलैपिंग कम है, मतलब एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग कम है, 2 में एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा है। बॉन्ड लेंथ बताना, लेंथ मतलब दूरी दोनों के बीच का। यशराज बहुत बढ़िया बेटा, युवराज सही है, 1 का, 1 का, बहुत बढ़िया। देखो 1 में ओवरलैपिंग कम है, थोड़ी सी ओवरलैपिंग है, तो देखो दोनों हाथ के बीच की डिस्टेंस ज्यादा है अभी। अब मैं ओवरलैपिंग बढ़ा दूं, देखो डिस्टेंस कम हो गया। तो यही है, जहां ओवरलैपिंग ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा, तो बॉन्ड एनर्जी ज्यादा।
बॉन्ड एनर्जी ज्यादा तो बॉन्ड लेंथ कम, तो इसीलिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कोई दिक्कत? चले आगे। तो याद रखना बेटा, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा, बॉन्ड एनर्जी ज्यादा, बॉन्ड एनर्जी ज्यादा, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा तो बॉन्ड लेंथ कम, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा तो बॉन्ड लेंथ कम। मतलब जो बॉन्ड लंबा होगा वो कमजोर होगा, जो बॉन्ड छोटा होगा वो मजबूत होगा। चले आगे। चले, एक और इंपॉर्टेंट बात हमारे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की, इन्होंने कहा कि ये जो ओवरलैपिंग है बेटा ये दो तरह से होती है। अब ओवरलैपिंग भी देखो दो तरह से, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन्होंने कहा ओवरलैपिंग दो तरह से होती है। नेक्स्ट पॉइंट में इन्होंने लिखा कि टू टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग, टू टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग आर पॉसिबल। दो तरह से ओवरलैपिंग पॉसिबल है। टू टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग आर पॉसिबल, कौन कौन सी? इन्होंने कहा पहली ओवरलैपिंग होती है एक्सियल ओवरलैपिंग। एक्सियल ओवरलैपिंग, एक्सियल ओवरलैपिंग को इन्होंने एक दूसरा नाम दिया हेड ऑन ओवरलैपिंग। हेड ऑन ओवरलैपिंग, एक्सियल ओवरलैपिंग या फिर हेड ऑन ओवरलैपिंग। दो, और इस तरह की ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनता है बेटा वो बॉन्ड बनता है सिग्मा बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? सिग्मा बॉन्ड। इसको सिग्मा कहते हैं, सिग्मा। सिग्मा, ये सिंबल है इसका सिग्मा का, कि ऐसे बना के ऊपर ये हेड की तरह कर दो तो ये सिग्मा का सिंबल है। तो सिग्मा बॉन्ड बनता है कि इस तरह की ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड। ठीक है। और दूसरी ओवरलैपिंग जो इन्होंने बताया वो बताया पैरेलल ओवरलैपिंग। पैरेलल ओवरलैपिंग, और पैरेलल ओवरलैपिंग को दूसरा नाम दिया साइड वाइज ओवरलैपिंग। साइड वाइज ओवरलैपिंग, एक और नाम होता है इसका लेटरल ओवरलैपिंग। लेटरल ओवरलैपिंग, लेटरल ओवरलैपिंग। तो ये तुम्हारा दूसरी तरह की ओवरलैपिंग है, पैरेलल ओवरलैपिंग, या फिर इसको साइड वाइज ओवरलैपिंग कह सकते हो या लेटरल ओवरलैपिंग कह सकते हो। और इससे जो बॉन्ड बनता है बेटा उसको पाई बॉन्ड कहते हैं। पाई, वही मैथ वाला जो पाई बनाते हो तुम लोग, वही पाई है, पाई बॉन्ड। तो दो तरह से अब बॉन्ड भी हमें देखो मिले, एक सिग्मा बॉन्ड मिला और दूसरा पाई बॉन्ड। और ये बॉन्ड किस पे डिपेंड कर रहे हैं? ओवरलैपिंग के टाइप्स पे। अब कहोगे सर ये कैसी ओवरलैपिंग है? जैसे देखो ये मान लो ये एक हमारा ऑर्बिटल है, ये हमारा दूसरा ऑर्बिटल है। अगर इन ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग मैं ऐसे करा रहा हूं तो इसको कहते हैं एक्सियल ओवरलैपिंग या फिर हेड ऑन ओवरलैपिंग। कैसी है? हेड ऑन ओवरलैपिंग। अब मैं इसकी ओवरलैपिंग ऐसे भी तो करा सकता हूं, ये ऐसे, ऐसे। तो इस तरह से अगर मैं ओवरलैपिंग कराऊंगा तो यही जो हमारा ओवरलैपिंग होगा वो क्या बन जाएगा? पैरेलल ओवरलैपिंग। और इसको हम लोग साइड वाइज, देखो साइड साइड से, साइड वाइज ओवरलैपिंग भी करते हैं। अगर ऐसे ओवरलैप किया तो ये होगा आपका एक्सियल या फिर हेड ऑन ओवरलैपिंग। और इस तरह से अगर ओवरलैप किया तो इसको हम लोग पैरेलल ओवरलैपिंग कहते हैं या तो साइड वाइज ओवरलैपिंग कहते हैं। कोई दिक्कत? तो अगर एक्सियल बेटा किया, एक्सियल ओवरलैपिंग, तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा। अगर पैरेलल या फिर साइड वाइज ओवरलैपिंग करेगा तो पाई बॉन्ड बनेगा। नोट कर लो इसको। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट। इन्होंने कहा कि ऐसे ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग हो सकती है जिनका सेम साइन हो।
साइन प्लस माइनस वाला साइन सेम साइन हो। एक्सियल वाले में आगे पीछे हो सकता है। आगे पीछे का मीन्स क्या, ऐसे और ऐसे। अगर ऐसे और ऐसे तो इसी को तो कहते हैं एक्सटेंट। एक्सटेंट का मतलब क्या होता है, एक्सटेंट मतलब ऐसे तो ओवरलैप करा नहीं सकते यार कि ऐसे करा दोगे दोनों बगल बगल, ये तो 100% ओवरलैपिंग होगी, हो ही नहीं सकता। ऐसे ये 50% हो गई, हो ही नहीं सकता। इससे कम हो सकता है तो ऐसे हो सकता है। और अब कह रहे हो सर इस तरह में तो 100% नहीं हुआ क्या, इस तरह में बेटा मैं ऐसे कह रहा हूं जैसे तुम्हारा ये दो हाथ है, तो मैं पूरा ऐसे थोड़ी ले जा रहा हूं, मैं इसको ऐसे हल्का सा एक के ऊपर एक ऐसे ले जा रहा हूं। तो ये 50% से कम है कि नहीं है, बट साइड वाइज है। ये कैसा है, साइड वाइज। और ऐसे कर रहा हूं तो ये हेड वाइज है, एक्सियल वाइज है। अब क्लियर हुआ, मैं ऐसे पूरा नहीं लगता हूं बेटा, ऐसे पूरा नहीं, थोड़ा सा एक्सटेंट 50% से कम रखा हूं। ठीक है, चल। तो अब इंपॉर्टेंट पॉइंट यार, क्या कहे कि दो ऑर्बिटल्स जो है हमारी, क्या कहे, द ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स, ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स मस्ट हैव सेम साइन। द ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स मस्ट हैव सेम साइन। ये देखो अभी ऐसे लिखने से थोड़ा कम समझ में आता है, अभी जब समझाएंगे तब तुम लोग को समझ में आएगा। तुम लोग पढ़े हो कि ऑर्बिटल्स के अपने शेप होते हैं। वैसे तो तुम लोग ऑर्बिटल सीधे बना देते हो कि ये पी का ऑर्बिटल है, 3 डब्बा बना दो, 1 2 3, डब्बा बन गया, ऑर्बिटल तैयार। बट सोचो अपने दिमाग से, क्या एक्चुअली में ऑर्बिटल मतलब डब्बा? नहीं। एटम के अंदर क्या डब्बे बने होंगे? नहीं। हर एक ऑर्बिटल का एक अपना शेप है, और वो शेप किसकी वजह से आता है? एटम के डिस्ट्रीब्यूशन से। एटम किस तरह से प्रेजेंट है उसके हिसाब से। तुम लोग पढ़े हो, तुम लोग पढ़े हो जैसे पी ऑर्बिटल ऐसे डंबल शेप, याद है ना, पी ऑर्बिटल डंबल शेप। अब इसमें दो साइड बने, दो लोब बने हैं इसके, एक को हम लोग बोलते हैं प्लस और दूसरे को बोलते हैं माइनस। इसी तरह एक और मैं पी ऑर्बिटल बना दूं, यहां पर एक और बना दूं, ये ऐसे, इसमें भी डंबल शेप, इसका भी एक प्लस और एक माइनस। अब बात आई कि ओवरलैपिंग कैसे होगी, जब साइन सेम होगी। अगर मैं इसकी इसकी ओवरलैपिंग कराऊंगा तो हो जाएगी, बहुत आराम से हो जाएगी। ये देखो ऐसे बहुत आराम से ओवरलैपिंग हो जाएगी। ये भी नेगेटिव था, ये भी नेगेटिव था, दोनों की ओवरलैपिंग हो गई यहां पर ऐसे थोड़ी सी, और बॉन्ड बन गया। तो माइनस माइनस है तो ओवरलैप करेंगे क्योंकि साइन सेम है और बॉन्ड बनाएंगे। बट अगर मैं एक ऑर्बिटल ले लूं जिसका प्लस इधर है, मैं एक दूसरा ऑर्बिटल ले लूं जिसका माइनस इधर है, अब क्या ये ओवरलैप करेंगे? अब नहीं करेंगे, अब इनकी ओवरलैपिंग नहीं हो सकती। तो ओवरलैपिंग ऑर्बिटल की साइन सेम होनी चाहिए, याद रखना। एक चीज और है, डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए। ओवरलैपिंग ऑर्बिटल का साइन भी सेम होना चाहिए और डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए। अब डायरेक्शन की बात, जैसे देखो तुम लोग जानते हो, हम लोग पढ़े हैं कि P के 3 ऑर्बिटल होते हैं, पी एक्स पी वाई जेड। तो P का डंबल, पी एक्स का डंबल ऐसे, पी वाई का डंबल ऐसे, पी जेड का डंबल तुम्हारी तरफ, 3 डंबल हो गए, पी वाई पी एक्स पी जेड ऐसे, पी वाई पी एक्स पी जेड, 3 डंबल हो गए। अब मान लो मैं एक वाई वाला डंबल ले लूं और एक एक्स वाला डंबल ले लूं, इसमें मैं माइनस प्लस कर दूं ऐसे, इसमें भी प्लस माइनस कर दूं। अब क्या इनकी ओवरलैपिंग हो सकती है? कहोगे सर इसको घुमा के आप ओवरलैप कर दीजिए, है ना, कहोगे सर इसको घुमा के ओवरलैप कर दीजिए। नहीं, ये घूमेंगे नहीं, इनका सबका अपना एक डायरेक्शन है।
तो जब तुम इस तरह से दो अलग अलग मतलब पी वाई वाले को पी एक्स से ओवरलैप कराना चाहोगे तो ओवरलैपिंग नहीं होगी। याद रखना, हमेशा पी एक्स की ओवरलैपिंग हो सकती है, जैसे यहां पर लिख देते हैं पी एक्स की ओवरलैपिंग हो सकती है, पी वाई की ओवरलैपिंग हो सकती है, पी जेड और पी जेड की ओवरलैपिंग हो सकती है। याद रखना, सेम डायरेक्शन वाले वाई लिख दिया है यहां पर, सेम डायरेक्शन वाले ऑर्बिटल की ही ओवरलैपिंग होगी और सेम साइन वाले ही लोब ओवरलैप करेंगे। याद रखना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऐसे ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे जिनकी साइन भी सेम होनी चाहिए और डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए। बोलो यहां तक किसी को कोई दिक्कत? कमेंट करिए अगर कहीं पे ना समझ में आया हो। चल, और किसी को कोई दिक्कत? चीजें समझ में आ रही है? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी चल, कोई दिक्कत नहीं है। चल स्टार्ट करते हैं फिर। यहां से तुम लोग की वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से जो ये कहानी थी कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कहती है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या एक्सप्लेन करना चाहती है, ये पूरा कंप्लीट हो गया। जितने भी पॉइंट्स थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के, वो सारे मैं तुम्हें बता दिया। एक बार रिवाइज करते हैं सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। पहले वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने कहा कि कोवैलेंट बॉन्ड तभी बनेगा जब ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे, बिना ओवरलैपिंग के ऑर्बिटल्स कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म नहीं हो सकता। दूसरी पॉइंट में कहा कि वही ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे जो हाफ फिल्ड होंगे, मतलब दो इलेक्ट्रॉन से वो पेयर हो जाते हैं, मतलब फुल फिल्ड हो जाते हैं। तो अगर किसी ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग कराना है तो उसके पास केवल एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, पेयरिंग नहीं होनी चाहिए। तीसरी इंपॉर्टेंट बात कहे कि जो ये ओवरलैपिंग है इसका एक्सटेंट 50% से कम होना चाहिए, 50% से ज्यादा एक्सटेंट नहीं होना चाहिए ऑर्बिटल्स का। फिर इन्होंने कहा कि ये जो ओवरलैपिंग है वो दो तरह से हो सकती है। एक होता है आपका एक्सियल ओवरलैपिंग जिससे सिग्मा बॉन्ड बनेगा, दूसरा होता है पैरेलल या फिर साइड वाइज ओवरलैपिंग जिससे बनेगा पाई बॉन्ड। इन्होंने कहा कि जितना ज्यादा एक्सटेंट होगा, जितना ज्यादा ओवरलैपिंग की एक्सटेंट होगी, जितना ज्यादा ऑर्बिटल एक दूसरे में ओवरलैप कर रहे होंगे, उतना ज्यादा बॉन्ड एनर्जी होगा, उतना ज्यादा मजबूत बॉन्ड होगा, मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ उतना ज्यादा होगा, बट लेंथ बॉन्ड की कम हो जाएगी क्योंकि एटम्स पास पास पहुंच जाएंगे। तो ये उल्टा होता है, बॉन्ड लेंथ उल्टा चलता है। लास्ट पॉइंट में इन्होंने बताया कि ये जो ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स हैं इनकी साइन भी सेम होनी चाहिए, प्लस वाला प्लस से ओवरलैप करेगा, माइनस वाला माइनस से ओवरलैप करेगा, और साथ ही साथ डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए। ठीक है, तो चले अब हम लोग ये जो दो तरह से ओवरलैपिंग पढ़े हैं, कौन कौन सी? एक्सियल या फिर हेड ऑन ओवरलैपिंग, पैरेलल या फिर साइड वाइज ओवरलैपिंग, इन दोनों को डीपली पढ़ेंगे। कहां कहां बनता है, किस तरह के कंपाउंड में आता है, कैसे बनता है, ये सारी चीजें देखेंगे। तो आप लिखेंगे टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग, टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग। टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग। तो टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग में सबसे पहले तुम लोग का आता है एक्सियल, एक्सियल ओवरलैपिंग, या फिर इसका दूसरा नाम है हेड ऑन ओवरलैपिंग। और इससे जो बॉन्ड मिलेगा वो कौन सा बॉन्ड होगा? सिग्मा बॉन्ड होगा, सिग्मा बॉन्ड। इनसे जो बॉन्ड मिलेगा वो कौन सा होगा? सिग्मा बॉन्ड। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इसमें, इसमें सबसे पहले पहले पढ़ेंगे एस और एस ऑर्बिटल के बीच का एक्सियल ओवरलैपिंग, एस एस ओवरलैपिंग हम लोग पढ़ेंगे।
एस एस की ओवरलैपिंग पढ़ेंगे हम लोग। अब एस एस की ओवरलैपिंग मतलब इन्होंने कहा कि दो एटम ओवरलैप करेंगे बट अपने एस ऑर्बिटल से। जैसे इन्होंने कहा हाइड्रोजन गैस, एग्जाम्पल लेते हैं हाइड्रोजन गैस। तुम लोग जानते हो हाइड्रोजन गैस को हम लोग ऐसे लिखते हैं कि H का सिंगल बॉन्ड H के साथ, मतलब दो H है। अब तुम लोग ये भी जानते हो यार कि H का कन्फिग्रेशन क्या होता है 1s1, इस H का भी कन्फिग्रेशन क्या होगा 1s1, एक ही इलेक्ट्रॉन होते हैं हाइड्रोजन। इसके में भी 1s ऑर्बिटल में बनाऊं तो एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 1s ऑर्बिटल बनाऊं तो एक इलेक्ट्रॉन है। अब इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको अपना स्टेबल होने के लिए, इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना स्टेबल होने के लिए, तो ये आपस में करेंगे ओवरलैपिंग। ये आपस में क्या करेंगे ओवरलैपिंग। हाँ बट एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी ऐड कर लो तुम लोग है अपने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के नोट पॉइंट में, ये ओवरलैपिंग उन ऑर्बिटल्स के बीच में होगी जो हाफ फिल्ड हो और साथ ही साथ अपोजिट स्पिन के हो। जहां पर हाफ फील्ड वाली प्रॉपर्टी लिखे हो वहां पर ये थोड़ा सा ऐड कर लो कि ये उस ऑर्बिटल के बीच में ओवरलैपिंग होगी जो हाफ फील्ड हो, हाफ फील्ड है, बट अपोजिट स्पिन हो। स्पिन कैसी होनी चाहिए अपोजिट। यहां तो स्पिन सेम है तो हम इसकी स्पिन पलट देंगे, उल्टा बना देंगे, इसकी अपोजिट स्पिन बना देंगे ऐसे। अब तुम लोग जानते हो कि इसको पहले इलेक्ट्रॉन को चाहे तुम ऐसे अपोजिट स्पिन की बनाओ या फिर सेम स्पिन की बनाओ, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि प्लस हाफ भी स्पिन हो सकती है माइनस हाफ भी हो सकती है। अब कौन सी तीर प्लस है कौन सी माइनस है ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, चाहे जिसको प्लस मान लो चाहे जिसको माइनस मान लो, तो तुम इसमें कोई भी कैसी भी स्पिन बना सकते हो। तो अब देखो हाफ फील्ड स्पिन भी अपोजिट इनकी ओवरलैपिंग होगी। एस ऑर्बिटल का स्ट्रक्चर कैसा होता है यार मैं बताया हूं, एस ऑर्बिटल का स्ट्रक्चर कैसा होता है स्फेरिकल। कैसा होता है स्फेरिकल। इस एस ऑर्बिटल का भी स्ट्रक्चर कैसा होगा स्फेरिकल। तो ये 1s इसका है इस वाले H का, ये 1s है किसका इस वाले H का, दोनों की स्पिन अपोजिट है। अब ये दोनों किए ओवरलैप, उसके बाद मैं यहां बना रहा हूं ये वाला ऑर्बिटल और ये वाला ऑर्बिटल ओवरलैप किए, ठीक है। थोड़ा सा और इसको बनाते हैं अच्छे से। यस ठीक है साइज सेम रहेगा। यस इसका एक इलेक्ट्रॉन ये ऐसे, इसका एक इलेक्ट्रॉन ये ऐसे, और देखो दोनों मिलके क्या बन गए पेयर। तुम लोग जानते हो किसी ऑर्बिटल में अपोजिट स्पिन के इलेक्ट्रॉन पेयर कर जाए तो ऑर्बिटल स्टेबल फुलफिल्ड हो गया। देखो फुलफिल्ड हो गया, हाइड्रोजन स्टेबल, दोनों हाइड्रोजन एक दूसरे से पेयरिंग करने के बाद स्टेबल हो गए। अब इसके में भी दो इलेक्ट्रॉन है इसके में भी दो इलेक्ट्रॉन है। अब ये तुम लोग जानते हो स्फीयर में कोई डायरेक्शन नहीं होता यार, ना कोई एक्स ना कोई वाई ना कोई जेड, ये सिमेट्रिकल है तो चाहे जहां से ओवरलैपिंग करा दो, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, ठीक है। हाँ दोनों जैसे साइन हो वो दोनों के पास होना चाहिए, प्लस है तो वो भी प्लस, माइनस है तो वो भी माइनस, ठीक है, ऐसी साइन होनी चाहिए। तो यहां से देखो ये ओवरलैपिंग हुई, और ये किस तरह की ओवरलैपिंग है ऐसे एक्सियल वाली ओवरलैपिंग है, क्योंकि बताया हूं इसमें डायरेक्शन नहीं चलता तो इसका साइड तो पता ही नहीं चलेगा यार, तो ये फ्रंट में है। तो अगर तुम लोग ना समझ पाना तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लो कि एस ऑर्बिटल ऑलवेज फॉर्म्स एक्सियल ओवरलैपिंग, ऑलवेज फॉर्म सिग्मा बॉन्ड लिखते हैं फिर हम लोग लिखते हैं एक्सियल ओवरलैपिंग, ब्रैकेट में लिखना एक्सियल ओवरलैपिंग। तुम लोग जानते हो यार जिसकी एक्सियल ओवरलैपिंग होगी वही सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। तो इन्होंने कहा कि एस ऑर्बिटल में क्योंकि ढूंढना मुश्किल है कि सीधा है कि ऐसे साइड वाइज है, अब भाई गोले में बता सकते हो क्या कि सीधा ऐसे ओवरलैप किया है कि साइड वाइज किया है,
तो इसीलिए इन्होंने कहा कि ढूंढने की जरूरत नहीं है, हम सीधे बता रहे हैं रूल कि एस ऑर्बिटल हमेशा एक्सियल ओवरलैपिंग करेंगे, हमेशा हमेशा। एस चाहे जिसके साथ ओवरलैप करे, कोई जरूरी नहीं एस एस के ही साथ करे ना, ये जरूरी नहीं है कि एस एस के साथ करे। अगर एस पी के साथ भी करेगा तो एक्सियल ही करेगा, एस किसी के साथ भी करेगा तो एक्सियल करेगा। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत? तो यहां पर ये जो हम लोग H और H के बीच का सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, इसको हम लोग कहते हैं सिग्मा बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड होता है ये? सिग्मा बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड होता है ये? सिग्मा बॉन्ड। क्योंकि किससे आया है? ये तुम्हारा आया है एक्सियल ओवरलैपिंग से। बोलो कोई दिक्कत? आगे चले। आगे चले। चल, अब एस एस तो समझ गया कि एस ऑर्बिटल से ओवरलैप किया तो सिग्मा बॉन्ड बनाया। क्या सिग्मा बॉन्ड और भी किसी के बीच में बनता है? क्या सिग्मा बॉन्ड और भी किसी के बीच में बनता है? हाँ, अब दूसरा पढ़ेंगे बी वाला, जिसका नाम है एस और पी के बीच का, एस और पी के बीच की ओवरलैपिंग। अब एस और पी के बीच की ओवरलैपिंग कैसे? एग्जाम्पल लिया जाए फिर से। इस बार एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं एच एफ का। एच एफ हाइड्रोजन फ्लोराइड। तुम लोग जानते हो एच एफ मॉलिक्यूल बनता है, एच एफ बनता है और क्या बनता है? HCl बनता है, और क्या बनता है? HBr बनता है। ठीक है, और क्या बनता है? HI बनता है, हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो ये सारे, ये सब में एस और पी की ओवरलैपिंग होती है। कैसे? देख लो। जैसे एच है, एच का कंफिग्रेशन होता है 1s1। एफ है, एफ का कंफिग्रेशन क्या होता है? पहले आएगा 1s2, 9 होता है बेटा इसमें, फिर आता है 2s2, और फिर आता है तुम्हारा 2p5। ये आएगा ना, 1s2, 2s2, 2p5। एक और मिल जाए तो इनका काम हो जाएगा, 2p6 हो जाएगा। अगर मैं इसका ऑर्बिटल बनाऊं तो एक ऑर्बिटल बनाऊंगा 1s वाला, और इसमें एक इलेक्ट्रॉन ही रखना है मुझे। मैं इसका, इन दोनों का तो मुझे काम ही नहीं है यार, केवल इसका काम है, तो मैं केवल p वाला बनाऊंगा, 2p ऑर्बिटल, 2p वाला ऑर्बिटल। और 2p के 3 डिब्बे होते हैं, अब 5 इलेक्ट्रॉन रखना है, एक एक एक, 3 हो गया, 4 5। इसको एक चाहिए, इसको भी एक चाहिए, ये आपस में करेंगे ओवरलैप। बट इस बार तुम्हारा एस वाला ओवरलैप कर रहा है पी के साथ। जैसे इसका नाम है पी एक्स, पी वाई, पी जेड, तो एस वाला इस बार पी जेड के साथ ओवरलैप करेगा। किसके साथ? पी जेड। बट मैं कहा हूं कि हाफ फील्ड हो तो हाफ फील्ड है, फिर अपोजिट स्पिन तो इसको अपोजिट स्पिन कर लो यार, अपोजिट स्पिन। अब ठीक है, अब करते हैं ओवरलैपिंग इधर स्ट्रक्चर के साथ। एस का ऑर्बिटल बनता है स्फेरिकल, और पी का बनता है डंबल शेप्ड। डंबल शेप्ड, पी का कैसे बनेगा? डंबल शेप्ड। ये पीजेड है हमारा, कौन सा? 2pz है, ये क्या है? 1s है। अब इसके पास, हाँ मैं बताऊं, साइन सेम होनी चाहिए, तो अगर ये प्लस है तो ये भी प्लस वाला ही होना चाहिए। इनका ओवरलैप कराते हैं, ये देखो ओवरलैप कैसे होगा। यस, यहां पर एक इसके इलेक्ट्रॉन, एक उनके इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए, पेयरिंग हो गई। थोड़ा बड़ा बना दे, तुम लोग को दिखेगा जिससे। ये एक इलेक्ट्रॉन इनके, एक इलेक्ट्रॉन इनके, पेयरिंग हो गई।
कैसे पेयरिंग हुई? जब ये दोनों ओवरलैप किए, और ओवरलैपिंग कैसी है? बिल्कुल साइड वाइज ओवरलैपिंग है, सॉरी बिल्कुल एक्सियल ओवरलैपिंग है। कैसी ओवरलैपिंग है? एक्सियल ओवरलैपिंग है। देखो सामने से बिल्कुल ओवरलैपिंग है, लोब के सामने से ओवरलैपिंग है, तो ये कैसी है? एक्सियल ओवरलैपिंग। और अच्छा मान लो अगर नहीं दिख रहा है, सर कैसे माने? ये तो गोला है, गोले का ना एक्सिस पता चलता है ना साइड पता चलता है। तो याद रखना मैं क्या बताया एक लाइन, कि एस जब भी रहेगा, एस ऑर्बिटल जब भी रहेगा, चाहे वो जिसके साथ ओवरलैपिंग करे, वो क्या बनाएगा? एक्सियल ओवरलैपिंग करेगा और सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। एक्सियल ओवरलैपिंग करेगा और सिग्मा बॉन्ड। तो जैसे एच की ओवरलैपिंग में दिखाए इसी तरह HCl, HBr, HI की भी ओवरलैपिंग दिखा सकते हो। ठीक है। अब जैसे तुमसे कोई पूछे HF में कौन कौन सा ऑर्बिटल ओवरलैप करता है, तो तुम बताओगे यहां पर 1s की ओवरलैपिंग होती है, 1s की ओवरलैपिंग होती है 2p के साथ। कोई HCl में पूछे तो बताओगे 1s की ओवरलैपिंग होती है 3p के साथ। HCl जानते हो ना, थर्ड पीरियड से बिलोंग करता है, तो 3p से। अगर कोई पूछे HBr में तो बताओगे 1s की ओवरलैपिंग होगी 4p के साथ। और कोई इसमें पूछे तो बताओगे 1s की ओवरलैपिंग होगी 5p के साथ। ऐसे। अब मान लो तुमसे कोई पूछे कि ये भी s और p के बीच की ओवरलैपिंग है, ये भी s और p के बीच की ओवरलैपिंग है, ये भी s और p के बीच की ओवरलैपिंग है, ये भी s और p के बीच की ओवरलैपिंग है, तो इनमें से सबसे मजबूत बॉन्ड कौन सा होगा? इनमें से HF में, HCl में, HBr में, HI में सबसे मजबूत बॉन्ड कौन सा होगा? इसको इरेज कर रहा हूं मैं, नोट कर लो जल्दी से, डायग्राम वगैरह बना लो, डायग्राम बना लो। यशराज, HF राइट आंसर है बेटा, बहुत बढ़िया, एकदम सही आंसर है, एकदम सही आंसर है। अब देखो तुम लोग को एक तरीका बता दे रहे हैं, जो ये बॉन्ड स्ट्रेंथ है ना, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ बॉन्ड स्ट्रेंथ ये डिपेंड करती है n की वैल्यू पे, डिपेंड्स अपॉन वैल्यू ऑफ n, स्मॉल n की वैल्यू पे डिपेंड करता है। जैसे यहां पर स्मॉल n की वैल्यू 1 और 2 है, यहां पर 1 और 3 है, यहां पर 1 और 4 है, यहां पर 1 और 5 है। तो इन्होंने कहा कि बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा n के। n की वैल्यू जितना ज्यादा, बॉन्ड की मजबूती उतना कम। अब देखो यहां पर 1 और 2 n छोटे हैं, यहां पर 1 और 3 n बड़ा हो गया, 3 वाला, वो यहां 1 और 4 n और बड़ा हुआ, यहां 1 और 5 n और बड़ा हुआ। तो इन्होंने कहा जितना ज्यादा n बढ़ेगा, जितना ज्यादा n बढ़ेगा उतना ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ कमजोर होगी, उतना ज्यादा बॉन्ड कमजोर होगा। जितना ज्यादा n बढ़ेगा उतना ज्यादा बॉन्ड कमजोर होगा, जितना ज्यादा n बढ़ेगा उतना ज्यादा बॉन्ड कमजोर होगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? चलें आगे। चले, तो इसमें सबसे ज्यादा बॉन्ड किसकी होगी? बॉन्ड स्ट्रेंथ, सबसे ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ HF की, फिर HCl की, फिर HBr की, और सबसे कम HI की, सबसे कम HI की। चल, इसके बाद एक और देखा गया, एक और तरह से ओवरलैपिंग हो सकती है, एक्सियल टाइप की ही एक और तरह से हो सकती है, वो है P और P के बीच की, P और P के बीच की ओवरलैपिंग हो सकती है, एक्सियल टाइप की। कैसे? जैसे मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, BF3, BF3 बोरॉन का फ्लोरीन के साथ,
वैसे तुम लोग जानते हो इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनता है कि एक बोरॉन, एक एफ इधर, एक एफ इधर और एक एफ इधर, 3 एफ होते थे। ये स्ट्रक्चर है इसका। बट चलो यहां पर पहले एक कन्फिग्रेशन लिखते हैं बी का और एफ का। बी का कन्फिग्रेशन 5 होता है तो 1s2, 2s2, 2p1 ये। और एफ का अभी अभी लिखे थे 1s2, 2s2, 2p5। बट इस तरह 3 एफ है, 3 एफ है हमारे पास जिनका सेम यही कन्फिग्रेशन, 1 एफ, 2 एफ, 3 एफ। बोरॉन एक ही है यार, देखो कैसे। यहां बनाता हूं मैं एस और पी दोनों बनाता हूं। इसके एस में 1 और 2, ये 2s वाला हो गया। और इसका पी 1 2 3 डब्बा होंगे। और इलेक्ट्रॉन केवल एक ही है, इलेक्ट्रॉन केवल एक है। यहां मैं 2p के 3 बनाऊंगा। क्यों 3 बनाऊंगा? क्योंकि 3 एफ है ना, 3 एफ है, तीनों के कन्फिग्रेशन सेम है। 3 डिब्बा, 3 डिब्बा, 3 डिब्बा, सब 2p ऑर्बिटल है। 2p जो ये बना रहा हूं वही है सब। 5 इसके पास भी, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 5 हो गए। इन तीनों को एक एक चाहिए, इनको भी अपना पेयर करने के लिए एक चाहिए। तो ये मान लो ये px है, ये py है, ये pz है। इनका भी इसी तरह px, py और pz। तो ये सबके z वाले खाली है और इनका px वाला एक खाली है। तो पहली ओवरलैपिंग तो ये लोग कर लेंगे यार। कैसे? अब x का z के साथ नहीं, तो चलो एक जगह हम लोग ये मामला बदल देते हैं, यहां खाली करके यहां पेयरिंग कर देते हैं। क्या दिक्कत है? कहोगे सर क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। मैं बताया था ये px, py, pz तीनों की एनर्जी लगभग सेम होती है। तो चाहे तुम जिसको 2 दे दो यार, चाहे जिसको 1 दे दो। हमें जरूरत है x वाले के साथ ओवरलैपिंग कराना, तो हम x वाले को खाली कर ली, क्योंकि बॉन्ड तो बनाए हैं, बॉन्ड बनाए हैं, ओवरलैपिंग कराना है हमें, हर हालत में कराना है। तो हमें एक्स एक्स को खाली कर लिए, px की ओवरलैपिंग px के साथ करा दी। px की ओवरलैपिंग px के साथ करा दी। ये px है, ये भी px है। और देखो ये बिल्कुल ओवरलैपिंग हो गई, साइड वाइज ही हुई है, बिल्कुल सामने सामने। एक्स एक्स है भाई, डायरेक्शन सेम है, सामने सामने होंगे। तो सॉरी, एक्सियल वाली है, साइड वाइज नहीं, हेड ऑन ओवरलैपिंग है। तो हेड ऑन ओवरलैपिंग है, सामने सामने है बिल्कुल। तो ये क्या हुआ आपका? वही है एक्सियल ओवरलैपिंग, मतलब सिग्मा बॉन्ड। बट ये बताओ ये जो 2 फ्लोरीन है वो कहां ओवरलैप करेंगे? एक ही तो इसको ओवरलैप करना था, वो कर लिया ही। अब जो ये 2 एफ बचे हैं वो कहां ओवरलैप करेंगे यार, ये तुम्हें बताना है। जो ये 2 एफ बचे हैं वो कहां ओवरलैप करेंगे? अब तो दिक्कत हो गई, अब तो दिक्कत हो गई। तो इसको कहते हैं बोरॉन का फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। बोरॉन का फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके यहां आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके यहां आ जाएगा। इसकी स्पिन अपोजिट कर देता हूं, क्योंकि अपोजिट स्पिन ही हमेशा ओवरलैप करते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जंप करके आ गया। अब देखो बोरॉन के पास भी 3 हाफ फील्ड ऑर्बिटल आ गए और हर एक फ्लोरीन के पास एक एक हाफ फील्ड थे। अब ये बॉन्ड बना सकता है 3 के साथ। तो यही है वजह वेरिएबल वैलेंसी शो करने का। यही वजह है कि हर जो हमारे बहुत सारे एटम्स हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, उनके एटम वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं एक्साइटेड स्टेट में जाने से। तो एक्साइटेड स्टेट में जाने से यहां पर 3 हाफ फील्ड हो गए। और अब देखो
एक एक्स वाले को तो एक्स से हम लोग करा दिए, अब बचा वाई, तो इसके लिए वाई में खाली कर लेते हैं, यहां भर के वाई में खाली कर लेते हैं अपोजिट स्पिन के साथ। तो वाई का वाई के साथ ओवरलैप करा देंगे, वाई का वाई के साथ ओवरलैप करा देंगे। तो यहां भी देखो ओवरलैपिंग हो गई, ये पी वाई और पी वाई के बीच का हो गया। और अब तीसरा बचा यार, जेड वाले में तो है नहीं, तो अब तीसरा एस को हम लोग जेड से ओवरलैप कराएंगे। तीसरा जो एस वाला है वो किससे ओवरलैप करेगा, वो जेड वाले से ओवरलैप करेगा। ये किसके किसके बीच का है, 2s और 2p के बीच का है। p कौन सा, जेड वाला। और तीनों में ही देख लो, s तो हमेशा एक्सीएल करता है, तुम लोग जानते हो। ये सेम डायरेक्शन वाले हैं और ऐसे एक्सीएल ही ओवरलैप कर रहे हैं, तो ये एक्सीएल ओवरलैप करेंगे। बट एक क्वेश्चन पूछ सकते हो तुम लोग लॉजिकल, सर ये एक्सीएल ही क्यों कर रहे हैं, ये साइड वाइज भी तो ओवरलैप कर सकते हैं, ये साइड वाइज भी तो ओवरलैप कर सकते हैं, एक्सीएल ही क्यों कर रहे हैं। तो अब सुनो इंपॉर्टेंट बात, किसी भी दो एटम के बीच का पहला बॉन्ड, किसी भी दो एटम के बीच का पहला बॉन्ड हमेशा हमेशा एक्सीएल ओवरलैपिंग करेगा। इसके बाद अगर कोई बॉन्ड बनने की संभावना हुई तब वो साइड वाइज में जाएगा, बट पहला बॉन्ड हमेशा एक्सीएल ओवरलैपिंग करेगा। लिख लो इसको कि द फर्स्ट बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स, द फर्स्ट बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स इज ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड। किसी दो एटम के बीच का पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड होगा बेटा, हमेशा सिग्मा। मतलब कोई चॉइस ही नहीं है आपके पास, कंपलसरी है कि अगर इन दोनों के बीच का एक ही बॉन्ड है तो एक्सीएल होगा, इन दोनों के बीच का एक ही बॉन्ड है तो एक्सीएल होगा, इन दोनों के बीच का एक ही बॉन्ड है तो एक्सीएल होगा। अगर इससे ज्यादा बॉन्ड आए तो हम साइड वाइज सोच सकते हैं, नहीं तो हमेशा एक्सीएल होगा। बोलो कोई दिक्कत, बोलो कोई दिक्कत, चले आगे। तो आज बैटरी भी जा चुकी है यार, और 1 घंटे हो भी गए हैं इस लेक्चर को, तो आज हम लोग इस लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं, और फिर हम इसी तरह एक लेक्चर और लेके आएंगे तुम लोग के लिए, जिसमें कंप्लीट वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, और साथ ही साथ मैं तुम लोग को पढ़ाऊंगा फजान्स रूल, जिसमें हम लोग आयनिक बॉन्ड में कोवेलेंट कैरेक्टर ढूंढने की कोशिश करेंगे और कोवेलेंट बॉन्ड में आयनिक कैरेक्टर ढूंढने की कोशिश करेंगे। ये फजान्स रूल से होता है। तो उस नेक्स्ट लेक्चर में यही रहेगा, और उसे भी जरूर देखना। अगर नहीं आ पाते लाइव में तो रिकॉर्डिंग ही देखना, अपलोडेड जो वीडियो रहेगा उसी को देखना, और देखना जरूर, बहुत इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री का चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग। इस चैप्टर से जितने कंपटीशन वाले क्वेश्चन होते हैं, जितने एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन बनते हैं, बहुत ज्यादा बनते हैं। ठीक है, चलो।